आज हम प्राचीन भारत के सबसे भीषण युद्धों में से एक कलिंग के विरुद्ध हुए अशोक के अभियान की चर्चा करेंगे। हम उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे जिसने कलिंग एवं मौर्य साम्राज्य के बीच हुए इस युद्ध को जन्म दिया। जैसा कि हम जानते हैं, 261 ईसा पूर्व में अशोक को सिंहासन पर आए हुए केवल 8 साल ही हुए थे। इस समय मौर्य साम्राज्य की पताका भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भूभाग पर फहरा रही थी, किंतु मगध के दक्षिण में स्थित कलिंग राज्य अभी भी अपनी संप्रभुता को बनाए रखने में सफल था। हाथीगुम्फा शिलालेख से हमको यह जानने को मिलता है कि अशोक से पूर्व नंदों के शासनकाल में कलिंग मगध का ही अंग था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि नंदों के पतन के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के काल में कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। ऐसे में कलिंग का दमन अशोक के लिए व्यक्तिगत रूप से आवश्यक था। अशोक अपने पिता के विरुद्ध जाकर एक भीषण रक्तपात के पश्चात पाटलिपुत्र की सत्ता में आए थे, जिसको अभी भी राज्य का एक बड़ा वर्ग अनैतिक मानता था। ऐसी स्थिति में कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित करके अशोक अपनी प्रजा को यह विश्वास दिला सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के यश में वह वृद्धि करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने राज्याभिषेक को भी वह वैध सिद्ध कर सकते थे। अशोक की इन व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ साथ कलिंग पर आक्रमण करने के कुछ रणनीतिक कारण भी थे। पहला तो कलिंग का मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के अति निकट होना था। मौर्य साम्राज्य जैसे विशालकाय राज्य के लिए कलिंग का पाटलिपुत्र के इतना निकट स्थित होना शुभ संकेत नहीं था, क्योंकि कलिंग एकमात्र ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र था जिसकी निष्ठा मौर्य राजवंश के प्रति नहीं थी। ऐसे शत्रु राष्ट्र का मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के अत्यंत निकट होना अशोक के लिए एक चिंता का विषय था। तो यह तो प्रथम कारण हुआ। यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो हम यह देखते हैं कि इस समय अशोक को यह भय था कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाहों में से एक ताम्लुक बंदरगाह का नाश हो सकता है कलिंग द्वारा। ताम्लुक या ताम्रलिप्ति वर्तमान समय के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। पूर्वीय तटीय क्षेत्र पर स्थित होने के कारण यह व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ताम्लुक से अनेक नौकाएं वाणिज्य एवं व्यापार की विभिन्न वस्तुएं लेकर श्रीलंका तक भी जाती थीं। इसी कारण से ताम्लुक मौर्य साम्राज्य के राजकोष के लिए एक वरदान के समान था। किंतु चिंता की बात यह थी कि कलिंग की उत्तरी सीमा ताम्लुक के बंदरगाह से अत्यंत निकट थी और अशोक भली भांति यह जानते थे कि युद्ध की स्थिति में कलिंग का पहला लक्ष्य ताम्लुक बंदरगाह का विध्वंस करना ही होगा। यदि ऐसा हुआ तो मौर्य साम्राज्य को अपार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह आवश्यक था कि शीघ्र अतिशीघ्र कलिंग नामक संकट से पार पाया जाए। इन प्रमुख कारणों के साथ साथ कुछ ऐसे तर्क थे जिसने अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने के लिए विवश कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय की नौकाएं इतनी विकसित नहीं थीं कि समुद्र की बलशाली लहरों का सामना कर सकें। इसी कारण से व्यापारी एवं नाविकों को तट के समीप होकर ही जल यात्रा करनी पड़ती थी। कलिंग यदि चाहता तो वह इस जल यात्रा में विघ्न डाल सकता था। पीएचएल इगरमोंट के अनुसार 17वीं शताब्दी के एक ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि बौद्ध भिक्षु तारनाथ द्वारा लिखा गया था, उसमें कलिंग द्वारा मौर्य व्यापारियों की यात्रा में विघ्न डालने के अवशेष मिलते हैं। तारनाथ के अनुसार नाग एवं समुद्री देवी शक्तियां मौर्य साम्राज्य की नौकाओं से रत्न चुरा लिया करती थीं। ईगरमोंट के अनुसार यहाँ नाग एवं समुद्री देवी शक्तियां उन लुटेरों को दर्शाती है जिनको कलिंग का समर्थन प्राप्त था। अशोक के लिए अपनी इन नौकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का एक ही उपाय था। जो राज्य इन लुटेरों को संरक्षण दे रहा है उसी को नष्ट कर देना। जल मार्ग के साथ साथ एक भूमि मार्ग भी था जो गंगा घाटी को रायचूर एवं कावेरी के क्षेत्र से जोड़ता था। जलमार्ग के भांति यह मार्ग भी कलिंग राज्य की सीमाओं से होकर जाता था। ऐसे में संभव था कि कलिंग कभी भी इस मार्ग को बंद कर सकता था, जिससे मौर्य साम्राज्य को अपार आर्थिक क्षति
होने की संभावना थी। इन सभी विभिन्न तर्कों के कारण ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अशोक के लिए सैन्य अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसी कारण से उसने सैन्य तैयारियां कुछ वर्ष पूर्व ही आरंभ कर दी होंगी। हम जानते हैं कि ग्रीक स्रोतों में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिकों की सेना थी। संभव है कि यह संख्या वास्तविकता से दूर है, परंतु यह कहना उचित होगा कि इस समय मौर्य साम्राज्य की सेना भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विशालकाय थी और इसी सेना को अशोक ने अपने पिता से उत्तराधिकार में लिया था। और जब यह सेना एकत्रित हो गई तब अशोक ने वर्षा ऋतु के अंत का काल ही कलिंग पर आक्रमण करने के लिए उचित समझा। वर्षा ऋतु के बाद आने वाला यह समय कलिंग जैसे क्षेत्र में सैन्य अभियान करने का उचित समय है। ऐसे में ठंड के आरंभ में आक्रमण करके अशोक ने अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया। अब यदि हम उस मार्ग की बात करें जिसका प्रयोग अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने के लिए लिया, तो उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि मौर्य सेना ने पाटलिपुत्र से प्रस्थान कर गंगा के साथ साथ चलते हुए पहले ताम्लुक नगर तक आई और उसके पश्चात तटीय क्षेत्र से होते हुए कलिंग में प्रवेश कर गई। कलिंग तक पहुंचने के लिए अशोक की सेना को लगभग 900 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ी होगी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में यह लिखते हैं कि एक अनुशासित सेना एक दिन में लगभग 16 किलोमीटर चल सकती है। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की इस सेना को पाटलिपुत्र से कलिंग पहुंचने में लगभग 2 महीने का समय लगा होगा। भारतीय इतिहास की विडंबना देखिए कि जिस युद्ध ने भारतवर्ष के इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई, उस युद्ध के दूसरे पक्ष के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिलती। हम यह नहीं जानते कि अशोक के विरुद्ध कलिंग की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। वैसे तो जिस क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया उसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह युद्ध भुवनेश्वर के पश्चिम में दया नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग की सेना मौर्य साम्राज्य की सेना जितनी विशालकाय एवं अनुभवी नहीं थी और इसी कारण से अंततः अशोक की विजय हुई। सम्राट अशोक स्वयं अपने शिलालेख में लिखते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया। हम इस संख्या पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि प्राचीन भारतीय युद्ध विवरणों में जनहानि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की परंपरा रही है, परंतु इतना तो तय है कि कलिंग का यह युद्ध बहुत ही भीषण था। कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात अब मौर्य साम्राज्य अजेय था और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भूभाग पर उसका स्वामित्व था। कलिंग के युद्ध से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा में हमको यह बताया जाता है कि इस युद्ध में व्याप्त हिंसा को देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया था और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। यदि आपको इस कथा में कितना सत्य है यह जानना है तो कृपया करके यह वीडियो देखें और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।